हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम फंडामेंटल राइट्स के विषय में पढ़ रहे थे और पिछली 2 क्लासेस में हमने फंडामेंटल राइट्स को समझा, उनकी विशेषताएं जानी और हम जानते हैं कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 के बीच में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो पीछे की क्लास में हमने आर्टिकल 12 और 13 को डिस्कस किया था। इसके बाद जितने भी आर्टिकल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसमें अधिकार दिए गए हैं, उन पर हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्योंकि वो प्री और मेंस दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। लेकिन उससे पहले आज की इस क्लास में हम सभी फंडामेंटल राइट्स को एक ही क्लास में पूरी तरीके से कंसाइज करेंगे ताकि जो आपके प्री एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी हल हो सकें। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनको टोटल आर्टिकल वाइज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आने वाली क्लासेस में हम एक एक फंडामेंटल राइट को जो है डिटेल में डीपली डिस्कशन करेंगे मेंस के दृष्टिकोण से। तो देखें, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हमने आपको बताया था फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 12 में हमने आपको बताया कि राज्य की परिभाषा दी गई है और आर्टिकल 13 में बताया गया है कि किस प्रकार से वे सभी विधियां जो फंडामेंटल राइट्स के असंगत होंगी, खिलाफ होंगी, वो कैसे कैसे निरस्त हो जाएंगी और उनके संबंधित सिद्धांत या प्रावधान क्या है। तथा विधि की परिभाषा को भी हमने देखा और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से मौलिक अधिकारों में संशोधन अलाउ है। तो चलिए बात करते हैं कि अब इसके आगे हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। पहला क्वेश्चन आपके बन जाता है कि कितने मौलिक अधिकार वर्तमान में हमारे संविधान में दिए गए हैं। तो जब हम भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 की बात करते हैं, तो अगर हम मूल संविधान की बात करें, जो पहले संविधान बना था, तो उसमें कितने मौलिक अधिकार हमको दिए गए थे। तो उसमें 7 प्रकार के थे, 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। 7 प्रकार के, 7 नहीं 7 प्रकार के। और वर्तमान के संविधान में ये प्रकार जो है 6 रह गए हैं। तो अगर हम वर्तमान की बात करें कि कितने हैं, तो वर्तमान में हमारे पास 6 प्रकार के संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये कौन सा एक इसमें से चला गया, वो पहला क्वेश्चन आपसे बनता है कि पहले जो 7 थे तो अब 6 क्यों हैं। तो शुरुआत में जब संविधान लागू किया गया था तो हमको एक फंडामेंटल राइट्स के तहत एक अधिकार दिया गया था, संपत्ति रखने का अधिकार। आर्टिकल 19 क्लास 1 में 6 स्वतंत्रताएं आज हमें मिलती हैं, वहाँ पर पहले 7 हुआ करती थी। उसमें था, एक था संपत्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने की, अर्जित करने की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 31 में भी संपत्ति को जो है मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया था। तो इन 2 जगहों पर मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति को रखा गया था। और बाद में आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि जब शुरुआत में जमींदारी उन्मूलन कानून लाए गए तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था वो उसमें अड़चन बन करके आ गया, क्योंकि जब लोगों की ज़मीनें सरकार के द्वारा ली जाने लगी, हड़पी जाने लगी, तो वहाँ पर लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचने लगे, क्योंकि संपत्ति रखना मौलिक अधिकार था और बार बार उसमें विवाद उत्पन्न होने लगे। तो बाद में जो है सरकार ने संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया संशोधन के द्वारा, और वो संशोधन था 44th अमेंडमेंट इन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। और संपत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। तो क्या आज हमारे पास संपत्ति का कोई अधिकार ही नहीं है? तो है। अब संपत्ति का अधिकार जो है वो भाग 3 में से हटा करके उसको संविधान में एक दूसरे आर्टिकल में रख दिया गया। तो हमारे पास संपत्ति का अधिकार तो है, लेकिन वो मूल अधिकार के रूप में नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार के रूप में अब भी है। तो यहाँ पर हम देखें कि 44वां संविधान संशोधन किया गया, और ये किया गया था 1978 में। इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया, इसमें संपत्ति का जो हमारे पास मूल अधिकार था, संपत्ति का मूल अधिकार समाप्त। कहाँ से समाप्त किया गया? देखिए, आर्टिकल नंबर 19 क्लास 1 के तहत हमें दिया गया था, तथा आर्टिकल नंबर 31 से हटाकर
यहाँ से हटा दिया गया, इसको कहाँ पहुँचाया गया? आर्टिकल 300A में रखा गया। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे कि संपत्ति का मूल अधिकार कब समाप्त किया गया? तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हमसे संपत्ति का अधिकार छीन लिया गया। आज के डेट में अगर सरकार को लगता है कि आपके मकान की, आपके खेत की, आपके ज़मीन की या आपके किसी भी प्रकार की संपत्ति को देश हित में उसे लेना जरूरी है, तो वो आपसे ले सकती है विधिक तरीके से। आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि अब आपका वो मौलिक अधिकार नहीं है। हाँ, वो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार जरूर है, अब भी उसको जो है आर्टिकल 300A में रखा गया है, इसीलिए आप कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से आप दावा कर सकते हैं, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स आपका नहीं है। अब पहले कहाँ था ये? आर्टिकल 19(1) में था, इसका मतलब भाग 3 में पड़ता था, क्योंकि भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक है, और आर्टिकल 31 में भी इसको रखा गया था। हम इस पे बाद में बात करेंगे कि क्या था उसमें, किस किस आर्टिकल में क्या था, इतना आपको यहाँ पर जानना जरूरी था। तो वर्तमान में कितने हैं? 6 प्रकार के हैं। तो कौन कौन से 6 प्रकार हैं? सबसे पहले हम उन प्रकारों को लिस्ट आउट करेंगे, फिर उस प्रकार में कितने अधिकार हैं उन सब पे एक एक करके बात करेंगे। तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार कौन से हैं? 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स। पहला प्रकार है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इसमें सब कुछ समानता की बात की गई है और इसको आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक में रखा गया है, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया कि आर्टिकल 12 और 13 आपको हम समझा चुके हैं। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और आर्टिकल 13 में क्या दिया गया है, आप कमेंट करके बताएं कि आर्टिकल 13 में क्या चीज़ है। तो समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसको आप बताएंगे आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि समानता का अधिकार किन अनुच्छेद के बीच में है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक, और इसके बीच में 5 आर्टिकल आ जाएंगे, 14, 15, 16, 17 और 18। उन पे हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार, इस समानता के अधिकार में कितने अधिकार हैं, वो टोटल अलग अलग भी हम बात करेंगे। पहले 6 प्रकार के अधिकार देख लीजिए। दूसरे को कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार इसके जस्ट आगे शुरू हो जाएगा, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। आर्टिकल 19 से लेके 22 तक ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो आपकी स्वतंत्रता से संबंधित हैं। अलग अलग प्रकार की तमाम स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं 19, 20, 21 और 22 में, उनको डिटेल वाइज भी हम देखेंगे। तीसरे प्रकार का जो फंडामेंटल राइट है उसको कहते हैं शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण, कोई आपका शोषण नहीं कर सकता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और ये कहाँ है, इसके आगे शुरू हो जाएगा। इसमें 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 तथा अनुच्छेद 24, 2 अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में हमें धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता, वो है आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक में। तो चौथा जो प्रकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, स्वतंत्रता का अधिकार। और इसको कहाँ रखा गया है, इसके आगे यानी 25 से आर्टिकल 25, हिंदी में आप इसे अनुच्छेद भी लिख सकते हैं इस तरह से, अनु 0 बना दीजिए, अनुच्छेद। आर्टिकल 25 से कहाँ तक, आर्टिकल 28 तक के, 25, 26, 27, 28, ये हो गए आपके धार्मिक स्वतंत्रता। अब इसके बाद आर्टिकल 29 और 30 एक नया प्रकार है,
और उसको कहते हैं सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। वो किस प्रकार के हैं? पांचवा प्रकार जो हमारा है वो है सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक, कल्चरल एंड एजुकेशनल अधिकार। और ये दो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 29 तथा आर्टिकल 30। और इसके बाद हमने आपको बताया कि आर्टिकल 31 जो था वो संपत्ति का अधिकार था, और संपत्ति का अधिकार जो है इसमें भी था। आर्टिकल 19 का जो क्लास 1 है उसके अंतर्गत भी एक अधिकार के रूप में था, दो जगह था, तो वहाँ से भी हटाया गया और आर्टिकल 31 से भी हटाया गया। तो सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार आर्टिकल 29 और 30, और संपत्ति का अधिकार तो खत्म कर दिया गया। तो छठा कौन सा बचा? छठा अधिकार जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं, और यदि आपका कोई व्यक्ति या राज्य आपके अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और वो अधिकार आपको मिलता है आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं यदि राज्य या व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अन्य अधिकार जैसे कि अब जो है 300A में संपत्ति पहुंच गया है, तो उसके मामले में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आपको जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि पहले जिला न्यायालय या हाई कोर्ट, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट, वो प्रोसीजर होता है। तो सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार, और फिर आपका लास्ट में आ जाता है संवैधानिक उपचारों, राइट टू रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है, हमेशा याद रखिएगा, आर्टिकल 32। 32 से 35 मत कर दीजिएगा। तो अब आपको लग रहा होगा ये 33, 34 और 35 में क्या है, तो 33 और 34, 35 को हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में कि इनमें क्या दिया गया है। मौलिक अधिकार से ही रिलेटेड बातें की गई हैं, लेकिन इसमें कोई अधिकार नहीं दिया गया है, कुछ विशेष बातें हैं, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। जैसे 12 और 13 को हमने पढ़ा था, उसमें कुछ इस प्रकार से चीज़ें दी गई हैं, जैसे सेना वगैरह में लोग जाते हैं तो वहाँ पे किस प्रकार से मौलिक अधिकारों के साथ व्यवहार किया जाता है, वो सब कुछ डिटेल में हम देखेंगे। तो कभी कभी इस तरह आ जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो वह आर्टिकल 32 से 35 लिख देते हैं, तो केवल एक ही है 32। और इस आर्टिकल 32 को जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मौलिक अधिकार माना जाता है, क्योंकि ये तो सब आपके अधिकार, अगर कोई हनन करता है, कोई भी इन अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो इनको प्राप्त करने का अधिकार इसी में दिया गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और वहाँ से इनको लागू करवाइए। अगर ये अधिकार निकाल दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का आपका अधिकार ख़त्म कर दिया जाए, तो फिर इन अधिकारों का अगर राज्य हनन कर लेगा और आप कुछ कर नहीं पाओगे, तो फिर ये अधिकार मिलना या ना मिलना एक ही बात हो जाएगी। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि ये आर्टिकल 32 क्या है, ये संविधान की आत्मा है, ये मौलिक अधिकारों का हृदय है, यानी सबसे मेन यही है। जैसे कि हमारे भाग 3 को क्या कहा गया है, भाग 3 को कहा गया है कि ये मैग्ना कार्टा है, भारतीय संविधान का ये मैग्ना कार्टा है। इसी तरह आर्टिकल 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि संविधान की आत्मा है, ये सबसे बड़ा अधिकार है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किस व्यक्ति ने कहा है। प्रस्तावना, प्रियम्बल को संविधान की आत्मा कहने वाले व्यक्ति कौन है, जैसे कि आर्टिकल 32 के विषय में हमने बताया आपको। तो ये 6 प्रकार के अधिकार हैं। अब इनको हम डिटेल वाइज इसका पूरा खाका खोलते हैं कि एक एक आर्टिकल में क्या अधिकार दिए गए हैं। उनके संबंध में पूरा डीप डिस्कशन हम आने वाली क्लासेस में करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक एक आर्टिकल को देख लेते हैं कि किस आर्टिकल में क्या चीज़ दी गई है। तो सबसे पहले हम एक एक अधिकार लेकर के चलेंगे, और उसमें 4-4, 5-5 अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि आपके प्री एग्जाम में सीधे सीधे विकल्प के रूप में क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस आर्टिकल में क्या है, या फिर अमुक अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए सभी अधिकारों को हम एक ही क्लास में डिफाइन कर लेंगे।
तो पहला हमारा जो वर्गीकरण था समानता का अधिकार, पहले हेडिंग डालिए समानता का अधिकार, पहला प्रकार राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी में 14 से लेकर के 18 तक के अनुच्छेद हैं, तो एक एक अनुच्छेद को आपको देखना होगा। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या है? ये दो चीज़ों की बात करता है। इसमें कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसी भाषा में आप लिखेंगे। कौन सी दो बातें इसमें कही गई हैं? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो कहा गया है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता की बात की गई है, और दूसरा विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधियों का समान संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। देखिए दोनों का मतलब ये होता है, विधि के समक्ष समता का मतलब होता है कानून के सामने हर एक व्यक्ति बराबर है, चाहे वो गरीब अमीर किसी भी धर्म जाति का हो, कानून के सामने हर एक व्यक्ति बराबर है, ये इसका एक मतलब है। दूसरा इसका मतलब ये होता है कि भारत देश में विधि का शासन चलेगा, ये इसी में निहित है, विधि का शासन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संविधान में कहाँ कहा गया है कि भारत में विधि का शासन होगा, तो आर्टिकल 14 के विधि के समक्ष समता में वो चीज़ निहित है, शामिल है। विधि का शासन का मतलब होता है कि यहाँ पर व्यक्ति अपने दिमाग से निर्णय नहीं लेगा, बल्कि वो विधि में, कानून में लिखी गई तर्क के हिसाब से निर्णय लेगा, यानी विधि का शासन चलेगा, व्यक्ति का शासन नहीं चलेगा। विधियों का समान संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका मतलब होता है कि ये थोड़ा सकारात्मक बात है, इसमें भेदभाव किया जा सकता है। इसमें जो है एक युक्त वर्गीकरण के आधार पर दो व्यक्तियों के बीच में भेदभाव भी किया जा सकता है। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब आप इसे समझेंगे कि जो है जहाँ एक तरफ विधि के समक्ष समता की बात की जाती है, वहीं तरफ सरकार को ये भी जो है अनुमति प्राप्त है कि वो अलग अलग वर्गों के साथ में जो समान परिस्थितियों में है उनमें भेदभाव भी कर सकती है। उसको हम डिटेल में समझेंगे बाद में। आर्टिकल 15 देखिए क्या कहता है। आर्टिकल 15 5 चीज़ें बताती है और कहती है कि राज्य इन 5 चीज़ों के, केवल इन 5 चीज़ों के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। तो वो कौन सी 5 चीज़ें हैं? सबसे पहले इसमें केवल शब्द ध्यान रखिएगा, इसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे भी कि केवल क्यों लिखा गया है। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, 5 चीजें हो गई। देखिए के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। किन किन 5 चीजों के आधार पर? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, ये 5 चीजें कही गई और कहा गया केवल इन 5 चीजों के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, यानी कि दूसरे अगर तार्किक कारण है तो भेदभाव किया जा सकता है। केवल इन 5 के आधार पर, केवल इन्हीं के आधार पर नहीं किया जाएगा। इसके साथ कोई अन्य लॉजिक भी अगर बैठता है तो कर सकते हैं भेदभाव, और हम देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें तमाम क्लास बढ़ा करके 1 2 3 करके और विभेद करने की परमिशन भी दी गई है राज्यों को। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कहा गया है आर्टिकल 15 में कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन आप देखते हो कि महिला और पुरुष में भेदभाव किया जाता है। महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं सरकार बना सकती है, महिलाओं के लिए विशेष कॉलेज बना सकती है। यहाँ पर बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए अलग प्रकार के कानून बनाए जा सकते हैं। तो ये सब इसी अनुच्छेद 15 के अंदर जब हम डीप डिस्कशन करेंगे तो समझेंगे कि कैसे कैसे राज्य को ये अनुमति मिली हुई है
कि वो सकारात्मक भेदभाव कर सकती है और उसका बैकग्राउंड, उसका आधार क्या होगा, तो उस चीज़ को हम बाद में समझेंगे। अभी आर्टिकल 15 में आप इतना समझें, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। इसके बाद आती है बारी आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 आप सरल भाषा में समझें तो सरकारी नौकरियों की बात करता है। लोक नियोजन में सभी को अवसर की समानता होगी। लोक नियोजन में देखिए, आर्टिकल 15 नागरिकों के लिए है, आर्टिकल 16 भी नागरिकों के लिए है। लोक नियोजन वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आर्टिकल 15, 16 और आगे भी हमने आपको आर्टिकल बताए कि कौन कौन से आर्टिकल केवल नागरिकों को प्राप्त है। आप कमेंट करके बताइए कि मूल अधिकार के कौन कौन से अधिकार, आर्टिकल नंबर बताए, वो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, अन्य व्यक्तियों को नहीं। आर्टिकल 14 सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो, सभी विधि के समक्ष समान माने जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 15 और 16 में सिर्फ नागरिकों की बात की जा रही है। लोक नियोजन, और बाकी आप कमेंट करके बताएं कौन से हैं। लोक नियोजन में अवसर की समानता, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को बराबर समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 17 इसमें जो है अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिशन किया गया, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी समानता की बात है। लोगों को समान बनाने के लिए छुआछूत जिसको बोलते हो, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को खत्म कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यह है आर्टिकल 17। और इसके बाद में आर्टिकल 18 जो उपाधियां दी जाती थीं, तो उन उपाधियों को भी अवैध घोषित किया गया कि अब किसी व्यक्ति को कोई विशेष उपाधि नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये भी समाज में असमानता पैदा करते हैं। अगर सरकार मुझे एक, या कोई भी संस्था जो सरकारी है वो मुझे एक उपाधि दे दे, तो उस उपाधि से मैं अलग हो जाऊंगा, और अन्य व्यक्ति जिसको वो उपाधि नहीं प्राप्त है उसमें और हमारे में एक अंतर क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से उपाधियां भी लोगों के अंदर भेदभाव पैदा करती हैं, तो उपाधियों को भी खत्म किया गया, समानता लाएगी। तो उपाधियों का अंत, डीप में हम इसको डिस्कस करेंगे कि कुछ उपाधियों को मान्यता मिली हुई है। जैसे आप देखते हो भारत रत्न भी एक उपाधि है, पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण, ये सब उपाधियां दी जाती हैं। बीच में कुछ समय के लिए इनको भी रोका गया था कि आर्टिकल 18 का उल्लंघन है, किसी व्यक्ति को कोई उपाधि क्यों दी जाती है। जैसे कि आप पीएचडी करते हैं तो आपको डॉक्टर की उपाधि मिलती है, आप टीचर हैं तो आपको मास्टर की उपाधि मिलती है। तो ये कुछ उपाधियां हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में मिलती हैं, और कुछ उपाधियां हैं जो सरकार देती भी है, जैसे भारत रत्न एक उपाधि है। तो इस पे विवाद क्या है, कैसे क्या है, उसको हम समझेंगे कि कौन कौन सी उपाधियों को अनुमति दी गई है धारण करने की, और उनमें क्या नियमावली है, उसको भी हम जानेंगे। तो ये जो 5 आर्टिकल हैं, 14, 15, 16, 17 और 18, ये समानता की बात करते हैं, इसीलिए इनको समानता का अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, ये 18 तक। और फिर 19 से शुरू हो जाती हैं आपकी स्वतंत्रता की बात। तो आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 तो आर्टिकल 19 से हम देखेंगे कि स्वतंत्रता कौन कौन सी हमको प्राप्त हैं। आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 ये हमारा दूसरा प्रकार है, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा टाइप है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता के संदर्भ में कौन कौन सी बातें हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में है। 19 आर्टिकल पहले देखें, इसमें सबसे पहला है आर्टिकल 19।
आर्टिकल 19 में पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। जैसे मौलिक अधिकारों के 7 प्रकार थे, वैसे आर्टिकल 19 में भी 19 का क्लास 1 उसमें भी 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। लेकिन आज उसमें से संपत्ति का अधिकार चूँकि निकाल दिया गया तो 6 स्वतंत्रताओं की बात करता है। आर्टिकल 19(1) जो है वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है। 6 स्वतंत्रताएं देता है ये। 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी 6 स्वतंत्रताएं इसमें दी गई हैं वो आपको जानना चाहिए। 6 पहली स्वतंत्रता है कि आप जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीक एंड राइट टू एक्सप्रेस, कुछ भी आप कह सकते हैं, कुछ भी प्रकट कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता। और ये बहुत जो है गहन है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं इतनी सी बात में। जैसे कि इसमें सिर्फ इतना कहा गया है वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति एक तो स्वतंत्रता आपको ये मिली। तो इसी के अंदर बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, यानी बोलना और कुछ भी प्रकट करना, उसमें प्रेस भी आ जाता है। मीडिया, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे कि न्यूज़ चैनल पे जब आप देखते हो तो न्यूज़ चैनल स्वतंत्र हैं अपनी बात को रखने के लिए। आप भी अपनी बात, सरकार की कोई भी योजना हो, आप उसकी आलोचना करने, उसका विश्लेषण करने के लिए स्वतंत्र हैं, एक विधिक तरीके से, एक कानूनी दायरे में रहते हुए, क्योंकि इसमें प्रतिबंध भी हैं। जब हम इसको डीप डिस्कस करेंगे तो बहुत से प्रतिबंध भी हैं। जैसे कि दूसरा जो दिया गया इसमें वो है शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन, शांतिपूर्ण एवं निरायुध, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन। आप कहीं भी अपना मीटिंग कर सकते हैं, कोई सभा लगा सकते हैं परमिशन के साथ में, और सम्मेलन कर सकते हैं, इस पे कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। तीसरी चीज़ कहा गया कि आप अगर संगठन बनाना चाहते हैं, संघ बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, यानी आप पार्टी बना सकते हैं, आप संगठन बना सकते हैं, कोई दल बना सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं। यानी संगठन एवं संघ बनाना, ये हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। अगर हम संगठन और संघ बना सकते हैं तो हम भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी जा सकते हैं। हमको कोई नहीं रोक सकता है कि तुम उत्तर प्रदेश को हो तो तमिलनाडु नहीं आ सकते, या आप तमिलनाडु के हैं तो बिहार नहीं आ सकते। आप भारत के राज्य क्षेत्र में निर्बाध रूप से बिना रोक टोक के विचरण कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। कहीं का भी आप रेलवे टिकट बुक कराइए, हवाई जहाज़ का टिकट लीजिए, या अपनी गाड़ी से जाइए, आप आराम से जा सकते हैं नियमों का पालन करते हुए। यानी कि भारत राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में निर्बाध, बिना बाधा के निर्बाध संचरण या आवागमन, संचरण, कहीं भी आप आ जा सकते हैं। पांचवी चीज़ कही गई, अब जब कहीं आ जा सकते हैं तो कहीं आपको अच्छा लगेगा तो वहाँ आप रुक भी सकते हैं, कुछ दिन के लिए भी रुक सकते हैं और ज़्यादा दिन के लिए भी। आप चाहें तो परमानेंट वहीं पे बस सकते हैं, घर मकान खरीद के। तो दोनों चीज़ें हैं, यानी कहीं पे रहने की और कहीं पे बसने की, दोनों प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको मिलती हैं 19 में ही। यानी कि भारत में कहीं रहने एवं बसने, रहने और बसने दोनों में अंतर है। रहना मतलब महीना 2 महीना के लिए टेम्परेरी रूप से, और बसना मतलब वहीं पे परमानेंट निवास बना लिया, रहने लगे। बसने की स्वतंत्रता ये भी हमें मिली हुई है। छठी बात, अगर भारत में आप रहते हैं तो आपको अपना घर चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए कुछ काम धंधा भी ज़रूरत पड़ेगी। इसको कहते हैं कि आपको कोई भी वृत्ति चुनने का अधिकार है, कोई भी आपको जीविका का साधन चुनने का अधिकार है। आप चाहें तो टीचर बनना चाहें तो टीचर बने, आप दुकान खोलना चाहें दुकान, आप कृषि करना चाहें तो कृषि करें। कोई भी आप अपने जीवन यापन के लिए कोई भी कार्य अगर आप चुनना चाहते हैं तो वह आप चुन सकते हैं। अब इसमें युक्त हमने बताया ना कि इसमें थोड़े बहुत नियम कानून भी हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो
जैसे कि आप चाहो कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बन सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रोसीजर है कि आपको डॉक्टर की डिग्री पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप डॉक्टर बन सकते हो। आप दुकान खोल सकते हो, आप कृषि कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे व्यवसाय भी हैं जिनके लिए प्रोफेशनल डिग्री या लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ों के लिए आपको नियम फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन आप कर सकते हैं। ये कोई नहीं कहेगा कि आप नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, आपके अंदर योग्यता हो। तो भारत में कहीं रहने एवं बसने की स्वतंत्रता, और आपको कोई भी वृत्ति या आप कह सकते हो आजीविका चुनने का अधिकार है। कोई भी वृत्ति, पेशा धंधा जिसको बोल सकते हो आप, कोई भी धंधा पानी बिजनेस आप कर सकते हैं। तो ये 6 प्रकार की, पहले इसमें एक यहीं पे अगर इसको आप ABCDE मान लें तो एक F था और ये G हो जाएगा। तो यहीं पे एक स्वतंत्रता थी संपत्ति की, तो उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब 6 बची हैं यहाँ पे 19 के तहत। आर्टिकल 19 हो गया। अब आर्टिकल 20 क्या कहता है, इसको मिटा दें। तो इसको शॉर्टकट में यहाँ पे लिख दें। आर्टिकल 19 क्या कहता है, 6 स्वतंत्रताएं देता है आपको। अब इसको जरा याद करने की एक ट्रिक देख लें, इसको कैसे याद रख सकते हैं, 6 स्वतंत्रताएं कौन सी हैं। तो 6 स्वतंत्रताएं, सबसे पहले इसकी एक ट्रिक लिख लो, कैसे याद रखोगे। सबसे पहले आपको जब बोलना, सबसे पहले आपको बोलने की स्वतंत्रता है। आप कुछ भी बोलोगे तो बोल करके आप भाषण दोगे तो सम्मेलन कर सकते हो। यानी बोलना है तो क्या अकेले में बड़बड़ाओगे कि हाँ ये ऐसी सी बात नहीं, कुछ सुनने वाले लोग भी तो हो। तो अगर आपको बोलने की स्वतंत्रता है तो फिर सम्मेलन करोगे आप, यानी कि अपनी बात को कुछ लोगों को सुनाओगे। तो दूसरी स्वतंत्रता क्या है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अब अगर 100 लोगों को आपने अपना भाषण दिया तो उसमें से कुछ लोग तैयार हो जाएंगे, हाँ चलो संघर्ष करो कृष्णा सर, हम तुम्हारे साथ हैं, यानी आपका संगठन बन जाएगा। तो तीसरी स्वतंत्रता हमको क्या दी गई, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अब बन गया, मेरा आपका सब सब्सक्राइबर का एक संगठन बन गया। तो हमने कहा चलिए अब कहीं टहलने चलते हैं, घूमने चलते हैं भारत में। अब संगठन बन गया है तो चलते हैं, प्रचार करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। तो तीसरा है कहीं भी जाने की स्वतंत्रता। अगला क्या है, घूमना, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी आएंगे जाएंगे तो वहाँ पर आप निवास भी कर सकते हैं। यानी कि कहीं भी जाएंगे तो आपको वहाँ पे रहना और बसना, जब आप कहीं जाओगे तो रहना पड़ेगा ना भाई, भारत बड़ा है तो वहाँ ठहरना पड़ेगा। और कुछ लोगों को वहाँ पसंद आ गया मौसम, तमिलनाडु का, केरल का, मसाले वहाँ के पसंद आ गए, कर्नाटक में कॉफ़ी पसंद आ गई, असम गए तो चाय पसंद आ गई। उन्होंने कहा मेरा तो मन यहीं लग गया, अब मैं तो यहीं रुकूंगा। तो रहना और बसना। अब जब आप वहाँ रहोगे बसोगे तो पेट है तो कुछ करना पड़ेगा ना, यानी कि आपको पेशा करने की स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि जीवन वृत्ति या आजीविका, इसे लिखें आप, आजीविका। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, यही क्रम भी है। इसी क्रम में इसको क ख ग घ अंगा चा इस तरह करके क्रम भी है। तो सबसे पहले बोलिए, फिर सम्मेलन करिए, संघ बनाइए, घूमने निकलिए, रहिए, बसिए और पेशा करिए। तो ये 6 स्वतंत्रताएं किस में हैं, ये आपके आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 जो है वो आपको दोष सिद्ध के संदर्भ में स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। क्या चीज है, दोष सिद्धि। के संबंध में, यानी कि कन्विक्शन जिसको बोलते हो, स्वतंत्रता। ये दोष सिद्धि यानी आपके ऊपर जो कोई दोषारोपण किया गया है, इल्ज़ाम लगाया गया है, तो उसको सिद्ध करने के संदर्भ में कुछ नियम हैं जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। जैसे कि मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊं, मेरे ऊपर कोई केस लग जाए कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया है या मैंने कोई क्राइम किया है, चोरी की है,
तो मुझे एक फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 के तहत ये प्राप्त होता है कि दोष सिद्ध करने के लिए मेरे ऊपर ज़बरदस्ती दबाव नहीं डाला जाएगा कि मैं ही अपने खिलाफ कोई सबूत लेकर के आऊँ। यानी कि कुछ कायदे नियम हैं, मुझसे ही नहीं कहा जाएगा कि आपने अगर ये किया है क्राइम तो चलो इसका सबूत ला के दो मुझे। तो आत्म अभिशंसन बोलते हैं उसको। हम डीप डिस्कस करेंगे इसको पूरा कि क्या क्या हमको अधिकार मिलते हैं। इसी तरीके से कोई कानून है उसको जिस डेट से लागू किया जाता है उसी से डेट से वो प्रभावी होता है, तो उस कानून के तहत पीछे कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जैसे कि आज डेट है, मान लेते हैं जनवरी चल रहा है, जनवरी 2021 चल रहा है, और आज से कोई कानून जारी हुआ तो इसके पहले अगर मैंने कुछ वैसा काम किया है जो इस कानून के तहत गलत है तो मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि तब वो कानून था नहीं, तभी मैंने वो कार्य किया था। और इस कानून को लागू होने के बाद में अगर मैं वो काम करता हूँ तो मेरे ऊपर दोष होगा। यानी इसको बोलते हैं कि कोई कानून भूतकाल पे लागू नहीं होगा। उदाहरण इसमें बहुत से हैं, जैसे कि समलैंगिकता का मुद्दा ले लीजिए। आज के डेट में आपको पता है कि समलैंगिकता को कानूनी रूप दे दिया गया है और उसको वैध करार दे दिया गया है, लेकिन इसके पहले आप जाओगे तो समलैंगिकता जो है, होमोसेक्सुअलिटी, वो अवैध थी, गैर कानूनी थी। तो अगर पहले कोई उस तरह का केस था तो वो कानून के दृष्टिकोण से उसको सज़ा मिलती थी, लेकिन अब उसको सज़ा नहीं मिलती है क्योंकि आज की डेट से वो कानून लागू हो गया। तो पिछले जिनको सज़ा मिल गई है या जिनके ऊपर एक्शन लिया जा चुका है तो ये कानून उनको नहीं बचा सकता, क्योंकि कानून पीछे से नहीं लागू होगा। जिनको सज़ा हो गई, जिनके ऊपर कार्रवाई हो गई, वो सज़ा पा गए, उनको भुगतना पड़ेगा, लेकिन अब आगे नहीं होगा। इसी प्रकार से आर्टिकल 20 जो है वो एक और चीज़ से संरक्षण प्रदान करता है कि एक ही क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। जैसे कि अगर मान लेते हैं उदाहरण के लिए मेरे ऊपर एक चार्ज लगता है किसी एक्स पर्सन की मर्डर का, कि एक्स पर्सन के मर्डर में मैं इन्वॉल्व था और मुझे 10 साल की सज़ा हो गई और 10 साल के बाद मैं जेल से छूट के आया। उसके बाद पता चला कि वो व्यक्ति ज़िंदा है, मुझे गलत सज़ा हो गई थी, और उस व्यक्ति का फिर से मर्डर हो जाता है किसी कारण से और फिर मेरे ऊपर दोष आ जाता है, तो मुझे दोबारा उसी व्यक्ति के मर्डर के लिए सज़ा नहीं दी जाएगी, क्योंकि या तो पहले की सज़ा गलत हुई फिर मानो, क्योंकि वही व्यक्ति 2 बार कैसे मारा जा सकता है। तो इसका कहने का मतलब ये है सीधा सीधा, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल समझने के लिए दिया आपको, कि एक ही क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। तो इस तरह से दोष सिद्ध के संदर्भ में 2-3 बातें हमने आपको बताई, इसको डीप डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आर्टिकल 20 और इसके बाद में आता है आर्टिकल 21 जो बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दिया गया है। क्या दिया गया इसमें? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसको आप कह सकते हो कि यहीं पे जीवन जीने का अधिकार है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आई गई हैं, जैसे आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमने बताया ना कि 6 स्वतंत्रताएं, इनको सिर्फ 6 मत समझिए, इनमें बहुत सी चीज़ें समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने बताई हैं कि इनके अंतर्गत क्या आता है। जैसे इंटरनेट अभी आपको मिल जाएगा, इंटरनेट की मौलिक अधिकार है, तो वो सब इन्हीं के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करता है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो प्राण एवं दैहिक जो है लाइफ और लिबर्टी की स्वतंत्रता जो है ये, इसके अंतर्गत बहुत सी चीज़ें डिफाइन की गई हैं। जीवन जीने का अधिकार, मनपसंद साथी से विवाह करने का अधिकार, इस तरह के शांति प्रिय वातावरण में रहने का अधिकार, यानी एक अच्छी डिग्निटी पूर्ण लाइफ के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट समय समय पर समझता है कि ये चीज़ जीवन के लिए आवश्यक है, वो सारी चीज़ें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में आती हैं आर्टिकल 21 के तहत। तो इसमें बहुत से एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा किन किन केस में उन चीज़ों को लाया गया। जैसे कि यहाँ पर राइट टू लाइफ है, मुझे जीवन जीने का अधिकार है, तो तमाम केस ऐसे भी आए जब लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की
और उन्होंने अपनी इस आत्महत्या को जायज़ ठहराने की कोशिश की कि जीवन जीना मेरा अधिकार है, तो जीवन ना जीना भी तो मेरा अधिकार है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि बोलने का अधिकार है, मेरा बोलने का अधिकार है, तो बोलने के अधिकार में चुप रहने का अधिकार शामिल है, यानी कि बोलूं या ना बोलूं ये मेरा अधिकार है। आप मुझे ज़बरदस्ती बुलवा भी नहीं सकते, क्योंकि बोलना मेरा अधिकार है। तो उसी प्रकार से जीवन जीना मेरा अधिकार है, तो मुझे ज़बरदस्ती आप नहीं जिंदा रख सकते। मैं ना जीना चाहूँ, अगर मैं अपना अधिकार छोड़ना चाहूँ, तो इस पे तमाम विवाद भी हुए हैं और बाद में फाइनल ये हुआ कि अधिकार आप छोड़ नहीं सकते, यानी कि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए, बाकी डीप डिस्कशन करेंगे तो हम इसको समझेंगे भी। आर्टिकल 21, इसके बाद आता है आर्टिकल 21A। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ, इस तरह तो इसमें भी क्लास है सब, लेकिन आर्टिकल 21A एक अलग से अनुच्छेद है। जब कभी इस तरह से लिखा हो, जैसे लिखा हो आर्टिकल 21A, तो ये आर्टिकल 21 का क्लास ए है या क्लास 1 है जब ब्रैकेट में लिखा जाए, और जब कैपिटल में लिखा हो बिना ब्रैकेट के साथ में, तो इसका आर्टिकल 21 से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन इसको 22 नंबर नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि 22 नंबर पहले से संविधान में था, तो 22 और 21 के बीच में इसको ए बना करके रख दिया जाता है। तो ये अलग आर्टिकल है, इसका 21 से कोई भी मतलब नहीं है, ये आर्टिकल 21A है। और इसमें क्या रखा गया है, इसमें एक शिक्षा का अधिकार संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, और वो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क फ्री दिया जाएगा, और अनिवार्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य, यानी फ्री तो दिया ही जाएगा और जरूर दिया जाएगा, जरूर दिया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं कि फ्री है, कोई लेना चाहे उसको फ्री दे दो, लेना ही पड़ेगा। यानी कि हर एक बच्चे को शिक्षा अनिवार्यतः दी जाएगी, गार्जियन नहीं मना कर सकता है, राज्य नहीं रोक सकता है, उसको पढ़ाना ही पड़ेगा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को एक तो फ्री और दूसरा अनिवार्य है, जरूरी है। और बच्चे तो खुद से समझदार होते नहीं हैं कि वो पढ़ने जाए, ये अपने अधिकार के संदर्भ में वो जागरूक नहीं है, तो इसीलिए एक कर्तव्य भी इसके साथ बढ़ाया गया था कि गार्जियन की ये जिम्मेदारी होगी कि वो बच्चों को ये चीज़ें दिलवाए। तो आर्टिकल 21A हो गया। इसके बाद जो है आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 जो है वो गिरफ्तारी और नज़रबंदी के संदर्भ में कुछ अधिकार प्रदान करता है। तो गिरफ्तारी एवं नज़रबंदी के संदर्भ में कुछ अधिकार हैं। गिरफ्तारी एवं डिटेंशन जिसको बोलते हो, नज़रबंदी, नज़रबंदी यानी कि डिटेंशन कहते हैं ना, किसी को घर में ही या कहीं पे डिटेंशन, शंका के आधार पर किसी को पहले से ही गिरफ्तार कर लेना, उसको कि हमें शंका है कि ये व्यक्ति अपराध कर सकता है, तो उसको डिटेंशन बोलते हैं, यानी उसको पहले से ही नज़रबंद कर देना, गिरफ्तार कर लेना। तो गिरफ्तारी एवं नज़रबंदी के संदर्भ में, संबंध में अधिकार हैं कुछ हमारे, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि गिरफ्तारी होने के लिए हमारे पास क्या अधिकार है। अगर हमको कोई गिरफ्तार करता है तो उसमें क्या क्या नियम हैं, हमको कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, और अगर नज़रबंदी का मामला आता है तो हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं। इसमें भी बहुत सी चीज़ें आपको पढ़नी है कि आप सफ़ा वगैरह, केस वगैरह सब पढ़ेंगे कि क्या था। तो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक जो है वो राइट टू फ्रीडम है। इसमें सब स्वतंत्रता की बात की जा रही है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। अब इसके बाद में शोषण के विरुद्ध दो बहुत महत्वपूर्ण जो है फंडामेंटल राइट्स हैं, वो है आर्टिकल 23 और 24, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इन सब चीज़ों से जो आर्टिकल स्वतंत्रता के और समानता के अधिकार हैं, यहाँ से मेंस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इन पे हम पूरा डीप डिस्कशन करेंगे डिटेल में, उसको आप ज़रूर पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध क्या अधिकार हैं।
शोषण के विरुद्ध, यानी आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है, अधिकार। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। उसमें 2 आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 कहता है बलात् श्रम को अवैध ठहराता है। बलात् श्रम पर प्रतिबंध। बलात् श्रम का मतलब होता है फोर्स्ड लेबर, यानी जबरदस्ती किसी से काम करवाना बिना मजदूरी दिए हुए। आप देखते हैं ना, बंधुआ मजदूरी, दास प्रथा, मानव व्यापार, ये सब क्या है? ये सब बलात् श्रम है, यानी कि किसी व्यक्ति का शोषण करना, किसी को ले जाके बेच देना, फिर वो अब वहाँ पे सिर्फ खाना कपड़ा मिल रहा है, थोड़ा सा कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उसको एक डिग्निटी लाइफ नहीं है उसकी, वो सिर्फ काम कर रहा है, बंधुआ मजदूर बन के काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं कि ये बलात् श्रम है। अलग अलग तरह से टर्म से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव व्यापार को प्रतिबंध कहाँ कराया गया है, या बेगार, इसको बोलते हैं बेगार भी आप कह सकते हो, इसे बेगार भी कहा जाता है। बेगार पर प्रतिबंध, यानी कि बिना पैसा दिए हुए किसी से काम कराना, किसी को दास बना लेना, तो इस तरह की चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह है बलात् श्रम। और आर्टिकल 24 जो है बाल श्रम पे प्रतिबंध लगाता है। बाल श्रम, चाइल्ड लेबर पर प्रतिबंध। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम तक के बच्चों को जो है किसी खतरनाक जगह पे, कोई केमिकल की फैक्ट्री है, कोई कारखाना है जहां दुर्घटना हो सकती है, उन जगहों पर 14 वर्ष से कम के बच्चों को नहीं लगाया जाएगा काम पे। तो यह है बाल श्रम पर प्रतिबंध। तो आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी बच्चों का और बड़ों का कोई भी शोषण नहीं कर सकता है। अब इसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत चर्चा में भी रहते हैं, क्योंकि भारत एक सेकुलर कंट्री है, तो यहाँ पे सर्वधर्म समभाव की बात की गई है। तो ये मौलिक अधिकार में भी हमको दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी मिला हुआ है, यानी धार्मिक स्वतंत्रताएं। तो अगला हमारा जो प्रकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रताएं। और ये शुरू होती हैं आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक। तो आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 25 में कहा गया है कि आप अपने अंतर मन को, यानी अंतःकरण को मान सकते हैं। आपका मन जिस भी ईश्वर की आराधना करने को कहे तो आप उसमें विश्वास कर सकते हैं, या आप ना विश्वास करना चाहें तो आप नहीं भी विश्वास कर सकते हैं। यानी कि आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण, अंतर आत्मा जिसको बोलते हो, अंतःकरण को मानने की स्वतंत्रता यानी कि ये फ्रीडम ऑफ जो है कंसेंस, इसको आप कह सकते हो कि कोई धर्म मानने की स्वतंत्रता, आप इसे कह सकते हो सरल भाषा में, कोई भी धर्म मानना, अंतःकरण को पूजना, अंतःकरण को मानना। आपका मन कहे कि ये धर्म मुझे बहुत सूट करता है, मैं इसको मानना चाहता हूँ, तो आप कोई भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं। ये आपको फंडामेंटल राइट्स हैं। राज्य या कोई भी व्यक्ति आपसे ये अधिकार नहीं छीन सकता है। इसी में आता है कि धर्म परिवर्तन अगर कोई कराना चाहता है आपका, तो वह आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, क्योंकि धर्म आपकी स्वेच्छा है। और यही अधिकार आपको ये भी परमिशन देता है कि यदि आप अपना धर्म बदलना भी चाहें तो बदल भी सकते हैं, क्योंकि अंतःकरण को मानना इसका मतलब है कि मेरा मन है, लेकिन ये गैर कानूनी तरीके से नहीं होना चाहिए, ज़बरदस्ती दबाव डाल करके नहीं होना चाहिए। यदि कोई स्वेच्छा से व्यक्ति किसी धर्म में विश्वास करता है तो वो उसमें विश्वास कर सकता है। इसके बाद आर्टिकल आता है 26। अगर आप धर्म को मानते हैं
तो धार्मिक कार्य भी करेंगे आप। जैसे कि आप देखते हो बहुत से धार्मिक आयोजन होते हैं, कहीं आरती का आयोजन हो रहा है, कहीं नमाज का आयोजन हो रहा है, कहीं गिरजाघर में घंटी बज रही हैं। इस तरह से तमाम धार्मिक आयोजन होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, यानी धार्मिक कार्यों का प्रबंधन आप कर सकते हैं। ये आपको अधिकार मिलता है आर्टिकल 26 के तहत। तो पहले आपने कोई भी धर्म मानना, तो उसके बाद धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, इसकी छूट आपको मिली है कि आप धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता आपको मिलती है। आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 कहता है कि धार्मिक अभिवृत्ति हेतु कर में छूट मिलेगी आपको। जैसे कि धार्मिक अभिवृत्ति का मतलब है कि आप अपने धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, उसका विकास करना चाहते हैं, कार्यक्रम करना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाते हैं, तो इसमें चंदा भी मिलता है, सोसाइटी ट्रस्ट बनते हैं, इसमें पैसा आता है, लोग दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो इससे क्या होता है, धार्मिक कार्यों में पैसा आता है। तो इसमें कहा गया कि कर, टैक्स से छूट मिलेगी इस चीज़ में, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता के लिए एक ये दिया गया ताकि आप इसको आसानी से कर सकें, इसमें टैक्स नहीं लिया जाएगा। यानी धार्मिक अभिवृत्ति हेतु, धार्मिक यानी रिलीजियस प्रमोशन इसको कह सकते हो, धार्मिक अभिवृत्ति, अभिवृत्ति रिलीजियस प्रमोशन, प्रमोशन करना, धार्मिक अभिवृत्ति हेतु कर से मुक्ति, टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको इसमें, तो टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, यानी आप धर्म मान सकते हैं, धर्म का प्रबंधन कर सकते हैं और टैक्स में भी छूट मिली हुई है आपको है। आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 कहता है कि शिक्षण संस्थानों में जो सहायता प्राप्त हैं, जिसमें सरकार का कुछ न कुछ रोल है, सरकारी स्कूल हो या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल हो या सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त स्कूल हो, यानी जिसमें राज्य का कोई न कोई हस्तक्षेप है, तो ऐसे स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे स्कूलों में देखिए, अगर धार्मिक शिक्षा तो सारे धर्मों की शिक्षा दीजिए, तो सारे धर्मों की शिक्षा देना तो फिर धर्म ही पढ़ाते रहेंगे, तो विज्ञान और ग्रह विज्ञान और ये विषय कौन पढ़ाएगा, भूगोल इतिहास। तो फिर कहा गया कि धार्मिक शिक्षा, एक धर्म की अगर शिक्षा दी जाएगी तो फिर दूसरे धर्म के साथ भेदभाव हुआ, सेकुलर कंट्री है, तो इसमें यह कहा गया कि शैक्षणिक संस्थानों में, शिक्षा के जो संस्थान है, स्कूल कॉलेज वगैरह, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अच्छा, भारत में एक परंपरा रही है कि धार्मिक शिक्षा जो शिक्षण संस्थान होते हैं उसमें सुबह सुबह प्रेयर भी होती है, और प्रेयर में किसी न किसी ईश्वर को याद किया जाता है, तो उसमें भी बहुत आपत्तियां हो सकती हैं कि कोई व्यक्ति उस प्रेयर में ना भाग लेना चाहे। तो यहाँ पर ये भी आपको छूट मिली कि जो शिक्षण संस्थानों में धार्मिक प्रार्थनाएं होती हैं, तो उसमें कोई व्यक्ति अगर भाग लेना चाहे स्वेच्छा से तो भाग ले, अगर नहीं लेना चाहे तो स्कूल जो है उसके ऊपर कोई ज़बरदस्ती दबाव नहीं बनाएगा कि आप समय से आएँ, प्रार्थना में शामिल हों, ज़रूरी है। आप नहीं शामिल होना चाहते तो क्लास में बैठ सकते हैं आप। तो इसमें 28 में क्या कहा गया, शैक्षिक संस्थानों में, शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा नहीं, यानी इस पे प्रतिबंध है, तथा धार्मिक प्रार्थना या धार्मिक कार्यक्रम को लिख सकते हैं कि धार्मिक प्रार्थना में शामिल होने से छूट, यानी कि आप चाहें तो छूट है आपको, आप शामिल होना चाहें तो हो या ना शामिल होना चाहें तो ना हो। तो ये आपको 25, 26, 27, 28, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आपको धर्म से संबंधित स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अब आर्टिकल 29 और 30 वो कहता है कुछ शैक्षणिक और सांस्कृतिक
अगला जो कैटेगरी है वो है शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो ये क्या है फंडामेंटल राइट्स? इसमें दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये विशेष करके अल्पसंख्यकों के लिए है। अनुच्छेद 29 जो है वो कहता है कि यदि कोई अल्पसंख्यक हैं और वो अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि का संरक्षण करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यानी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा। कौन कौन से हैं? देखिए, आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 किसको कहता है? अल्पसंख्यकों को। अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि तथा संस्कृति, कल्चर, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार। कोई अल्पसंख्यक है तो उनकी कोई विशेष स्पेशल भाषा है, कोई लिपि है, कोई उनका कल्चर है, तो उसको वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्शन का उनको राइट है। और आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यक जो है वो अपने स्कूल कॉलेज स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रबंधन कर सकते हैं। अल्पसंख्यक अपने लिए विशेष स्कूल कॉलेज बना सकते हैं, यानी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उनका मैनेजमेंट वो कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें अगला जो 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को माइनॉरिटीज़ को क्या है अधिकार? शैक्षणिक संस्था स्थापित करने एवं प्रबंधन करने का, स्थापित करने एवं प्रबंधन करने का, उनका मैनेजमेंट करने का अधिकार। आप देखते हो बहुत से शैक्षणिक संस्थान खोले जाते हैं अल्पसंख्यकों के द्वारा और उनका मैनेजमेंट भी जो है उनके द्वारा किया जाता है। तो ये जो है आर्टिकल 29 और 30 के तहत उनको अधिकार मिला हुआ है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि अगर हम बात करें कि जो धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं ये भी अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा प्रदान करती हैं, क्योंकि अगर कोई धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है तो इसको धर्म की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, साथ में ये स्वतंत्रताएं भी मिली हुई हैं। तो भारत में सेकुलर शब्द प्रस्तावना में भले ही बाद में बढ़ाया गया, लेकिन मूल अधिकार में पहले से ही हमारे जो है सेकुलर की विचारधारा पहले से मूल अधिकारों में और आने वाले अन्य भागों में भी आपको देखने को मिली गई। सिर्फ जो है प्रस्तावना में सेकुलर शब्द नहीं था। तो सेकुलर शब्द को आप कमेंट करके बताइए कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द कब जोड़ा गया है, किस संशोधन के द्वारा और कब जोड़ा गया है। तो ये जो है कभी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि क्या जब सेकुलर शब्द लाया गया तभी भारत धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष देश बना या पहले से ऐसी विचारधारा थी? तो पहले से आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें तो पहले शुरुआत से ही हैं। अब हम जो सबसे महत्वपूर्ण एक अधिकार हमें मिला हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, क्योंकि वो नहीं हो तो ये सब कुछ बेकार है। अगर वो अधिकार नहीं है तो फिर सब कुछ बेकार है, क्योंकि हम उसके जब संदर्भ में उसको मनवा ही नहीं सकते हैं कोर्ट द्वारा। अगर आपसे कह दिया जाए कि जैसे डीपीएसपी हैं, जैसे प्रस्तावना है, वैसे ही मौलिक अधिकार हैं, यानी इनको भी आप कोर्ट द्वारा फोर्स नहीं करवा सकते हैं, इनका प्रवर्तन नहीं करवा सकते हैं, लागू नहीं करवा सकते हैं, तो फिर इनको अधिकार होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आर्टिकल 32 पे बात करेंगे, जिसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का
अधिकार, और इसके अंतर्गत केवल एक आर्टिकल आपको पढ़ना है और वो है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में ये प्रावधान किया गया है कि फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपना केस दायर कर सकता है। ये क्या करता है? फंडामेंटल राइट्स के हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय, आप लिखें सीधे सर्वोच्च न्यायालय, यानी बीच के स्टेप आप छोड़ सकते हैं। सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार। अब यहीं पर लिख लें कि उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन है कि बार बार आपको बताया जाता है कि फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन होने पे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि क्या फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन होने पे हाई कोर्ट नहीं जा सकते? भाई मेरे बस में नहीं है सुप्रीम कोर्ट जाना, मैं तमिलनाडु में रहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं या सुविधा नहीं, साधन नहीं है, या इतना बड़ा उल्लंघन भी नहीं हुआ कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँ, तो क्या मैं अपने नज़दीकी हाई कोर्ट में नहीं जा सकता हूँ? तो बिल्कुल जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, और आप चाहो तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, आपके पास ऑप्शन है। और अन्य किसी मामले में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आपको प्रोसीजर पूरा फॉलो करना पड़ेगा, जो न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पर आपको छूट मिलती है कि सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। आप चाहो तो आप अपने नज़दीकी न्यायालय में भी जा सकते हो। तो आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जाने के लिए आपको आर्टिकल 226 के तहत जाएंगे। तो यहाँ पे आप नोट कर लें, आर्टिकल 32 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, और आर्टिकल 226 ये जो है आपका उच्च न्यायालय। इन दो के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। इनके पालन करवाने के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है, और उच्च न्यायालय भी 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। ये दोनों ही 5 प्रकार की रिट्स जारी करते हैं। यानी कि आपके मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो उसके लिए 5 प्रकार की रिटें जारी करके वो जो है आपके रक्षा करेंगे उसकी। तो दोनों ही न्यायालय रिटें जारी कर सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों ही न्यायालय रिटें जारी कर सकते हैं। लेकिन उच्च न्यायालय का रिट जारी करने के संदर्भ में ज़्यादा क्षेत्र है, यानी कि जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट जिसको बोलते हैं, जो कोर्ट छोटा है, वो मौलिक अधिकार के संदर्भ में भी रिट जारी कर सकता है और अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सिर्फ मौलिक अधिकार के संदर्भ में रिट जारी करता है। तो इस प्रकार से रिट जारी करने के संदर्भ में उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र ज़्यादा बड़ा है। तो कौन कौन सी रिटें हैं, 5 रिटें, वो आप जान लें। 5 रिटें कौन कौन सी हैं? पहली रिट है हैबियस कॉर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, हिंदी अंग्रेजी में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है किसी को सशरीर प्रत्यक्ष करना, पेश करना, यानी उसको हाजिर करना। तो जैसे किसी को कैद कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है, तो उसको हाजिर करना पड़ेगा। तो इस तरह का आदेश होता है ये। दूसरा, इसको पूरा डिटेल में हम करेंगे, आप डोंट वरी, इसको हम जब आएंगे आर्टिकल 32 पे तो पूरा इसको समझाएंगे डिटेल में, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनेगा आपका, पूरा मेंस के लिए रिटन क्वेश्चन बनेगा कि कौन कौन सी रिटें होती हैं, उनका क्या मतलब होता है, किसके खिलाफ जारी की जाती हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि क्या किसी व्यक्ति के खिलाफ जारी की जा सकती हैं, कि केवल संस्था के खिलाफ जारी की जा सकती हैं, सरकारी अधिकारी के खिलाफ जारी की जा सकती हैं, या किसी न्यायालय के खिलाफ जारी की जा सकती हैं। तो इसमें अलग अलग शर्तें हैं,
उन सब पे हम बात करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। तो पहली रिट है हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस। दूसरी जो रिट है वो है परमादेश, मैंडमस, परम आदेश होता है ये। प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, किसी चीज को रोकना, प्रोहिबिशन। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, सर्सियोरारी, सर्सियोरॉरी। और पांचवा जो है वो है अधिकार प्रच्छा, क्यू वारंटो। अधिकार प्रच्छा, पूछना कि किस अधिकार से तुमने ये काम किया है, क्यू वारंटो। इन सब पे हम पूरा फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये 5 रिटें क्या होती हैं, लेकिन ये 5 रिटें बिल्कुल दिमाग में आप बिठा लीजिए कि कौन कौन से रिटें हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, परमादेश मैंडमस, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण सर्सियारारी और अधिकार प्रच्छा क्यू वारंटो। तो इस तरह से 5 रिटें जारी करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो इस तरह से इसके बाद में अब 32 तक आ गए। आर्टिकल 33, 34, 35 को हम पढ़ेंगे साथ में बाद में। मौलिक अधिकार हमने एक क्लास में पूरे समझ लिए हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक का टोटल ये क्लास है। अब इसके बाद में हमारा आगे क्या क्लासेज होगा, इसमें हम जो मुख्य अनुच्छेद हैं जिन पे मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं और प्री में भी बहुत डीप क्वेश्चन बनते हैं आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में, सिविल सर्विसेज में, तो हम आर्टिकल 14 से शुरू करेंगे और एक एक प्रकार को अलग अलग क्लास में डिवाइड करके, जैसे पहली क्लास में समानता के सभी अधिकार हम पढ़ेंगे, फिर स्वतंत्रता के पढ़ेंगे और जो जितना वेटेज रखने वाला अनुच्छेद होगा उस पर उतना ज़्यादा टाइम देंगे। जो शॉर्टकट में निपटाने वाला होगा उसको शॉर्टकट में निपटाएंगे। लेकिन कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जैसे आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 15 है, ये सब आरक्षण वगैरह के बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, तो इन पर बड़ी क्लासेज होंगी। और आर्टिकल 21 है जैसे, बाकी जितने सरलता से समझे जा सकते हैं उनको हम शॉर्टकट में देखेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।